मंजिल होगी आसमां ऐसा दिल का हुक्म है, मंजिल होगी आसमां ऐसा दिल का हुक्म है, अपने नक्शे के मुताबिक तो ये जमी भी कम है। दोस्तों अपने आप को झोंक दो, अपने सारी ताकत और लगा दो सारा ऊर्जा और दिखा दो दुनिया को कि तुम्हारे पास क्या पोटेंशियल है। दोस्तों अभी हम लोग एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रॉपर जो बायोलॉजी का एक पार्ट होता है पोषक तत्व, और पोषक तत्व में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट। और पोषक तत्व के आयाम को हम लोग डिस्कस किए थे कि पोषक तत्व को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक वैसे पोषक तत्व जो कम मात्रा में लिया जाए, एक वैसे पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में लिया जाए। वैसे पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में लिया जाता है उसे हम कहते हैं दीर्घ मात्रिक, और वैसे पोषक तत्व जो कम मात्रा में लिया जाता है उसे हम कहते हैं अल्प मात्रिक। और दीर्घ मात्रिक में हम लोग देख चुके हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अल्प मात्रिक में मिनरल और विटामिन। तो हम लोग दीर्घ मात्रिक को पहले अरेंज करेंगे, पहले उसे पूरा क्लियर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग अल्प मात्रिक में पहुंचेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की बात की थी, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का समान हम अर्थ देखें तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब जल, अर्थात जिसमें कार्बन और जल उपस्थित हो, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट में जो अनिवार्य तत्व होते हैं होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब इसी के आधार पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को तीन भाग में बांटे थे। पहला मोनोसाइक्राइड, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक मतलब कार्बोहाइड्रेट का वैसा ग्रुप जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट हो या फिर जिसका जल अपघटित न किया जा सके, जो बहुत जल्दी विघटित होकर ऊर्जा दे, उसे कहते हैं मोनोसाइक्राइड। दूसरा डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड वास्तविक नहीं था, वास्तव में हम लोग पढ़े थे ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड के कई पार्ट थे, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, हेप्टासैकेराइड, अप्टासैकेराइड, नोनासैकेराइड और डेकासैकेराइड। और इसके बाद ओलिगोसैकेराइड को हम लोग कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं पॉलीसैकेराइड में। हम लोग ओलिगोसैकेराइड पर एक मतलब जितना जटिलताएं होती हो सकती है उसको भी मैंने आसान किया, और जितना एक समझ विकसित हो सकता है उतना मैंने किया। अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब हम लोग उसी आधार पर पॉलीसैकेराइड को देखेंगे। लेकिन एक बहुत सिंपल सा एक सवाल आ जाता है कई बार कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट में लिख दिया हूँ ग्लूकोज, बहुत ध्यान से देखना है, ग्लूकोज, और दूसरा में लिख दिया ग्लूकोज। जब ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज को, जैसे मान लीजिए कि अगर ग्लूकोज ग्लूकोज 2 है, तो देखिए एक सैकेराइड और एक सैकेराइड, जब इसे मिला दूंगा तो 1 + 1 = 2। और इसी अगर ग्रीक भाषा में बात करें तो मोनो प्लस मोनो बराबर डाई, तो मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड बराबर डाइसैकेराइड। तो यहाँ से चीजें आसान हो जाती है, डाइसैकेराइड। अगर 3 प्रकार के मिला दो तो इसे कहा जाता है ट्राइसैकेराइड। और ट्राइसैकेराइड में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने बताया था रेफिनोज का। टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, ऐसे बहुत सारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार तो देख चुका हूँ, लेकिन याद रखना है मेन बात है कि अच्छा अगर कार्बोहाइड्रेट जैसे कोई भी, जैसे देखिए किसी प्रकार का रिश्ता अगर जुटे तो एक बॉन्ड होता है बीच में, बॉन्ड जिसके आधार पर तय किया जाता है कि रिश्ता कितना मजबूत है। जैसे किसी कोई कंपाउंड देख लीजिए मेथिन, तो मेथिन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर देख लीजिए NaCl, तो Na और Cl के बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। H2SO4 में हर परमाणु जैसे हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। दुनिया में भी देखिए पति पत्नी के बीच अलग प्रकार का रिश्ता, माता पिता के बीच अलग प्रकार का रिश्ता, और ऐसे रिश्ता भावनाओं से बनते हैं। तो जो हमारा वास्तविक रिश्ता है, जिन्हें दुनियादारी वाला रिश्ता, वो भावनाओं से बनते हैं, कुछ रिश्ते मतलब से बनते हैं, और केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो बॉन्ड से बनते हैं। तो याद रखना है बॉन्ड। अगर मैं बात करूँ कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ग्लाइको जब भी आएगा जिस वर्ड में अगर ग्लाइको वर्ड यूज हो जाए, आपको समझना है कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें, क्योंकि यह ग्लाइको ग्लूकोज को सपोर्ट करता है। तो याद रखना है, अगर मैं पूछूं कि किसी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच, किसी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो बॉन्ड है ग्लाइको और सिडिक लिंकेज। अब ये आप याद किए होंगे, बहुत बार सवाल आता है परीक्षा में, और कई बार जब थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम देते हैं तो थोड़ा सा यहाँ से डीप से सवाल पूछ दिया जाता है। जैसे आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कितने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होंगे, ऐसे पूछ दिया जाता है। कई बार पूछ दिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के बीच जो समानता बॉन्ड पाए जाते हैं वो हो सकते हैं। ऑप्शन में रहेगा ईथर बॉन्ड, दूसरा रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड, और चौथा रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम लोग याद करके कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ऑप्शन में कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ही नहीं, तो टिक आउट कहाँ करना है। तो हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले उसका मैं बेस बना रहा हूँ, पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ, ताकि उस टॉपिक को, वो टॉपिक तो आपको समझ में आई, साथ में याद मतलब एक महसूस होने लगे उस टॉपिक, वो टॉपिक आपको महसूस हो जाए। तो इसलिए प्रॉपरली हम लोग क्या करें, पृष्ठभूमि बना रहे हैं। तो हमने क्या भी डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट के बीच एक प्रकार का बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। वास्तव में लिंकेज क्यों कहते हैं, लिंकेज और बॉन्ड में फर्क होता है। बॉन्ड याद रखना है सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, ठीक है। और अभी मतलब आधुनिक तकनीक से पता चला है कि याद रेनियम Re2 के बीच 4 बॉन्ड पाए गए हैं, जो अभी तक पूरे ब्रह्मांड में जितने भी कंपाउंड उसमें मैक्सिमम 3 बॉन्ड हो सकते हैं मैक्सिमम, जैसे आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अभी रेनियम Re2 इसमें याद रखना है 4 बॉन्ड पाए गए हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल
टेट्रा बॉन्ड। तो ये 4 बॉन्ड है और इसे कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। बीपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है। सेकंड उसको कहते हैं पाई बॉन्ड, इसे पाई बॉन्ड, और लास्ट जो चौथा बॉन्ड उसे कहते हैं डेल्टा बॉन्ड। तो याद रखना क्या, डेल्टा बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछे कि अब अगर पूछे कि यूनिवर्स में जो बॉन्ड पाए जाते हैं उसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या 4 हो सकती है। चीजें ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले, हम लोग देखने वाले हैं कि बॉन्ड और लिंकेज में क्या अंतर है। देखिए, बॉन्ड सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, टेट्रा हो सकता है। लेकिन अगर बात करें लिंकेज, तो लिंकेज हमेशा, देखिए लिंकेज क्या होता है कि बस लिंक मिलना चाहिए। लिंक, लिंक का मतलब जो सिंगल हो, एक लड़ी, जो याद रखना एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से जोड़ के रखे, उस लड़ी को क्या कहते हैं, लिंकेज। तो लिंकेज जब भी होगा तो हमेशा सिंगल ही होगा, लेकिन बॉन्ड सिंगल, डबल, ट्रिपल, टेट्रा सब हो सकता है। अब हम लोग इस पर एक टॉपिक बनाते हुए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको पढ़ेंगे और फिर हम लोग पॉलीसैकेराइड में प्रवेश करेंगे और बहुत बेहतरीन समझ में आएगा चीजें। देखता हूं, चलिए तो हम लोग साथ चलते हैं। हमारा टॉपिक हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बहुत एग्जाम में सवाल आ चुके हैं यहाँ से, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखिए, हम लोग पीछे जो भी पढ़े उसको अप्लाई करके सीखने का प्रयास करेंगे और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा पार्ट था, हम लोग अभी तो जो अध्ययन किए हैं, एक था हमारा मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड कौन कौन से थे, मैं लिखता हूँ ना। मोनोसैकेराइड में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ट्राइओस, उसके बाद हम लोग पढ़े टेट्रोस, उसके बाद पढ़े हम हेक्सोज। और हेक्सोज में याद रखना, हेक्सोज में 2 पार्ट था, एक था एल्डो ग्रुप और एक था कीटो ग्रुप। याद होगा। तो एल्डो ग्रुप में जो भी है उसमें याद रखना, कीटो ग्रुप में एक ही होता है जिसका नाम है फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है, फल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फ्रुक्टोज। शहद में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, फ्रुक्टोज। फूल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, फ्रुक्टोज। चॉकलेट में जो भी फ्लेवर दिया जाता है, प्रॉपर मतलब फ्लेवर के साथ टेस्ट दिया जाता है, तो टेस्ट बढ़ाने के लिए फ्रुक्टोज। कप सिरप में फ्रुक्टोज। एल्डो की बात करें तो एल्डो में ग्लूकोज, उसके बाद मैनोज, उसके बाद गैलेक्टोज। ये जो है आपका बुझा मतलब दिखाई दे रहा है पूरा, ये क्या है हमारा मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड में क्या है, जब मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे तो जैसे मान लीजिए क्या है, ग्लूकोज और इसके साथ फ्रुक्टोज जोड़ दीजिए, तो फ्रुक्टोज जोड़ दीजिए तो हो जाता है सुक्रोज। तो जो सुक्रोज है क्या है, डाइसैकेराइड। अब इसी डाइसैकेराइड से, अच्छा सोचना एक बात है, अगर मैं पूछूं जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई नहीं है और मैं ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, तो आप कभी नहीं कह पाए कि मैं किसी से हाथ मिला रहा हूँ, ये हाथ हिलाना हो गया। लेकिन अगर कोई मेरे सामने है और सेम पोजीशन पे मेरा हाथ है, सेम पोजीशन पे अपोजिट डायरेक्शन में उसका हाथ हो और मैं ऐसे ऐसे कहूँ, तो आप ये कह सकते हैं मैं हाथ मिला रहा हूँ। मतलब हाथ मिलाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति को होना आवश्यक है। उसी प्रकार बॉन्ड बनाने के लिए, लिंकेज होने के लिए 2 प्रकार के मोलेकुल का होना आवश्यक है। अब बताइए, मोनोसैकेराइड अपने आप में अकेला है, अपने आप में अकेला है, तो क्या इसमें लिंकेज हो सकता है? तो याद रखना, मोनोसैकेराइड में कोई पूछे क्या लिंकेज हो सकता है, कभी नहीं लिंकेज हो सकता है। मोनोसैकेराइड में बॉन्ड जरूर हो सकता है, लिंकेज याद रखना, लिंकेज हमेशा 2 कंपाउंड के बीच होंगे, 2 मोलेकुल के बीच होंगे। लिंकेज हमेशा 2 मोलेकुल के बीच होंगे। और याद रखना, लिंकेज हमेशा 2 मोलेकुल के बीच होंगे और बॉन्ड हमेशा एक ही कंपाउंड में। जैसे मैं ग्लूकोज का प्रॉपर बताऊं तो मैं बॉन्ड बताऊंगा ग्लूकोज का, कुछ नहीं करना, लिखना है CHO और याद रखें, समझिए ठीक से, CHO। उसके बाद अगर बात करूं तो C C C C 1 2 3 4 CH2OH। पिछले क्लास में बता चुका हूं, इसमें OH ऐसे देखिए, HOH, इसके बाद याद रखना है OH H HOH। याद रखने की आवश्यकता है नहीं, मैं बस फॉर्मेट बता रहा हूँ। ए अब समझिए, जैसे मूर्ति देख के आप क्या करते हैं, मूर्ति देख के एंजॉय करते हैं चीज़ों को, अच्छा ऐसे है ऐसे है ऐसे बना के, उसी प्रकार इसको एंजॉय कीजिए, उसको याद नहीं करना है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि देख लीजिए, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, एल्डिहाइड है, इसलिए ग्लूकोज को एल्डो ग्रुप का कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ समझना क्या है कि मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इसके अंदर जो ए है, ए वाला जो दिखाई दे रहा है, ए बॉन्ड है। किसी कंपाउंड के अंदर जो उपस्थित होते हैं उसे बॉन्ड कहते हैं, ए बॉन्ड है। अगर यही ग्लूकोज में अगर मान लीजिए इसके साथ ऐसे करके और सामने फ्रुक्टोज को जोड़ दूं, फ्रुक्टोज को जोड़ दूं, तो ये जो याद रखिए ग्लूकोज को फ्रुक्टोज से जोड़ के रखा, इसे कहते हैं लिंकेज। तो लिंकेज बॉन्ड में क्या फर्क है, समझ में आया? बॉन्ड हमेशा एक ही कंपाउंड में होता है, बॉन्ड हमेशा एक ही कंपाउंड में होता है, और लिंकेज एक कंपाउंड का दूसरा कंपाउंड से कनेक्शन, उसको कहते हैं लिंक, लिंकेज। एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक लिंक करके हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसी प्रकार एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड का जो लिंक है, जो लगाव है, जो जुड़ाव है, उसी को लिंकेज कहा जाता है। तो लिंकेज जब भी होगा तो 2 मॉलिक्यूल के बीच होगा, 2 कंपाउंड के बीच होगा। बॉन्ड जब भी होगा तो किसी एक कंपाउंड में होगा। चीजें ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग को अप्लाई करके क्या सीखना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देख लीजिए, तो आप इतना समझिए कि मोनोसैकेराइड के अंदर जो होगा हमेशा क्या होगा, बॉन्ड होगा। मोनो, इस क्लास से हम लोग क्या समझ सकते हैं, जो हमने डिस्कस किए, यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि मोनोसैकेराइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पाया जाता है, लिंकेज नहीं पाया जाता है। लिंकेज होने के लिए एक मोनोसैकेराइड का दूसरा मोनोसैकेराइड से कनेक्शन होना चाहिए, तो ही लिंकेज हो सकता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। अब आपको मोनोसैकेराइड याद हो गया, इसी मोनोसैकेराइड को जोड़ जोड़ के हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिंकेज। अब देखिए, छोटा सा टॉपिक हम लोग पीछे अध्ययन कर चुके हैं, सुक्रोज। बीपीएससी में सुक्रोज का सूत्र पूछा जा चुका है और मैं बता चुका हूँ जितने भी सुक्रोज हैं, उसके बाद याद रखना है लैक्टोज है, उसके बाद मतलब मल्टोज है, ये सब जितने हैं ये सब क्या है, सुक्रोज है, मल्टोज है, उसके बाद लैक्टोज है, ये सारे डाइसैकेराइड है और इसके सूत्र होते हैं C12H22O11। ठीक है, इसका मैं ट्रिक बताऊँ, सलमान, तो सलमान से याद रखना है चीजें। तो देखिए, पहला क्या होगा, सुक्रोज। दूसरा की बात करें, अगर पिछला क्लास नहीं देखे तो पिछला क्लास देख लीजिए, तभी आपको महसूस हो पाएगा, तो चीजें तो समझ में आ ही जाएगी। लेकिन एक साइंस से प्यार होना, साइंस से लगा होना, ये चीजें के लिए आपको पिछला क्लास देखना पड़ेगा, तभी आपको सारा कुछ फील होने लगेगा। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में सबसे पहले क्या देखना है, सुक्रोज। सुक्रोज के बाद अगर देखें तो क्या है, मल्टोज, और उसके बाद क्या है, लैक्टोज। मैं बहुत डिटेल में पीछे बात कर चुका हूं इस टॉपिक पे। अब सुक्रोज किससे बना होगा, तो मैं बताऊं, सुक्रोज को तोड़ने के लिए अगर इन्वर्टेज एंजाइम देंगे, जो याद रखना खमीर से प्राप्त किया जाता है, ईस्ट से प्राप्त किया जाता है। अब अगर हम सुक्रोज, जैसे मान लीजिए ग्लास लिए और ग्लास में, अब ध्यान रखना, अगर सुक्रोज हम समझ जाएंगे तो सभी को समझ सकते हैं, क्योंकि मम्मी जब चावल बनाती है तो सारे चावल को, जब हालांकि तब तो कुकर आ गया, पहले जो मम्मी चावल बनाती थी तसला में, उस देहाती भाषा में तसला कहते हैं, तो चावल बनाती थी तो सारा चावल को निकाल निकाल के चेक नहीं करती, बस एक चावल निकाल के उसे पीस के देख लेती थी, ये सीज चुका है मतलब पक चुका है, बाकी सारा चावल पक चुका होगा। तो उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, जनरली याद रखना, इसको समझेंगे और बाकी हम लोग खुद समझ में आ जाएगा। तो सुक्रोज समझने का प्रयास करते हैं। अब सबका फॉर्मूला बताओ, तो सबका फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। ये फॉर्मूला आपको क्लियर है। चलिए, चलिए, तो फॉर्मूला सुक्रोज है। अब याद रखना सबका फॉर्मूला क्या है, तो सबका फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूँ। सबका फॉर्मूला है C12H22O11। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सुक्रोज को समझेंगे और फिर मल्टोज और लैक्टोज के बारे में वही फील कर लेंगे। अब सुक्रोज क्या है, तो सुक्रोज को पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि अगर आप इसे इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में रखते हैं तो सुक्रोज दो भाग में टूट जाता है, एक बना देता है ग्लूकोज, दूसरा बना देता है फ्रैक्टोज। अब कैसे मामला तो समझते हैं। अब ध्यान दीजिए, सुक्रोज अगर टूटे तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज, फिर क्या बनाएगा, फ्रुक्टोज, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, याद रखना है दोनों को जोड़ेंगे और पानी मिला देंगे तो फिर से बन जाएगा सुक्रोज। तो ये चीजें अगर समझे तो आखिर जुड़ता कैसे, दोनों दोनों जुड़ता कैसे है, तो अगर सुक्रोज को, याद रखना है चीजें को, अगर सुक्रोज को आप कैसे तोड़ेंगे, तो इन्वर्टेज की उपस्थिति में, इनवर्टेज एक प्रकार का एंजाइम है जो सुक्रोज को तोड़ देता है, किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में और फ्रुक्टोज के रूप में। अब देखिए, ग्लूकोज के रूप में, अब ग्लूकोज का मैं बॉन्ड समझाने का प्रयास करता हूँ, बॉन्ड पर हालांकि खूब ध्यान आपको नहीं देना है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। आपने इसका अप्लाई देखिए, अप्लाई कि यहाँ आंसर क्या निकल रहा है उसको देखिए। तो ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला बनाते हैं, ग्लूकोज का जनरली फॉर्मूला, तो याद रखना है ग्लूकोज का फॉर्मूला जो हेक्सा स्ट्रक्चर होता है इसका, हेक्सागोनल। देखिए, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक, आपको याद रखना है। और यहाँ याद रखना है HOH, मेरे साथ चलना है तभी आपको याद हो पाएगा क्या है, H और OH। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी सेम HOH, चीजें ठीक है। एक बात गौर करना, एक मिनट, देखिए हेक्सागोनल है ऐसे, इस बॉन्ड को समझना बहुत जरूरी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को समझने के लिए। तो ग्लूकोज है, अब याद रखना ये ऑक्सीजन है, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ अगर देखें HOH, यहाँ देखिए HOH, बहुत आसान है। फिर देखिए, याद रखना 1 2 3, 3 नंबर पे उल्टा कर देना है, OH और H, यहाँ देख लीजिए HOH, मतलब सभी जगह सेम चल रहा है, बस 3 नंबर पे क्या करना, उल्टा कर देना, OH ऊपर H नीचे। यहाँ बस आपको याद रखना है यहाँ CH2OH। चलिए, यहाँ मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ,
और यहाँ याद रखना यहाँ भी क्या है H। अब समझिए स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, फिर से मेरे साथ बोलिए H OH H OH OH H H OH CH2OH और H। मतलब सभी जगह देखिए सेम है, HOH HOH HOH, बस 3 नंबर पर जब 1 2 3 पे आएगा तो OH ऊपर H नीचे, और अंतिम है CH2OH। जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ग्लूकोज का वैसे बॉन्ड लाइक उसी टाइप से उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगर फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फ्रैक्टोज का आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि कनेक्शन कैसे होता है उसको बस लिखना है। मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको ग्लाइकोसिडिक लिंक के शब्द नहीं याद रहे, चीजें ठीक है। अब फ्रैक्टोज का देखता हूँ, तो फ्रैक्टोज का देखिए, तो फ्रैक्टोज का याद रखना है पेंटागोनल स्ट्रक्चर। पेंटागोनल मतलब हेक्सागोनल का मतलब है 6 साइड, उसी प्रकार पेंटागोनल में 5 साइड। तो चलिए देखिए, हो गया 5, और यहाँ ऑक्सीजन। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, यहाँ तो यहाँ याद रखना है, चीज मैं याद करवाता हूँ पहले। यहाँ याद रखिए H CH2OH हो गया। अब याद रखिए इसका काम तो मैंने कर दिया, यहाँ ग्लूकोज में जैसा है ठीक उसको उल्टा होगा, मतलब H ऊपर है OH नीचे है तो उसमें उल्टा कर दीजिए, OH ऊपर और H नीचे। यहाँ देखिए OH ऊपर H नीचे तो इसमें उल्टा कर दीजिए, H ऊपर और OH नीचे, हो गया ठीक है। इसके बाद अगर देखिए तो यहाँ चूंकि ऊपर तो ऑक्सीजन खत्म है, तो यहाँ याद रखना है यहाँ के लिए जो इधर लिखे उसको उल्टा कर दीजिए, तो CH2OH और नीचे हो जाएगा OH। इस स्ट्रक्चर को बस देखना है आपको, मैं बार बार कहूँगा आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, बस इसको देखना है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, कम से कम ये माइंड में रहे कि फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लिक, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी क्या है, साइक्लिक, साइक्लिक है। अब देखिए मैं बता चुका हूँ कि दोनों का फॉर्मूला क्या है, तो इसका भी फॉर्मूला है C6H12O6। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। फर्क क्या है दोनों में, तो मैं वही बात बता रहा हूँ कि फर्क यही है कि वही है, सेम है, बस अंतर क्या है, स्ट्रक्चर में अंतर है। अब स्ट्रक्चर मामला क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज से ये वाला क्या है फ्रुक्टोज, जैसे ही मिलेगी जैसे ही मिलेगी, तो मिलने के बाद मैंने क्या कहा, यहाँ क्या मामला हो जाता है समझिए। तो इसका देखिए OH है और इसका देखिए H है, और आपको पता है देखिए OH प्लस H, अगर देखें तो H2 एक मिनट साइड में लिख देता हूं इधर H2O। मतलब फाइनल बात यह है, समझने के प्रयास कीजिए, मतलब याद रखने मैं पीछे बता चुका हूं सुक्रोज में, देखिए ग्लूकोज और प्लस फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और प्लस फ्रैक्टोज ये दोनों मिला, तो समझिए इस बात को क्या हुआ, ग्लूकोज और प्लस फ्रैक्टोज जो भी मिला, अगर मिला यहाँ तो उसे H2O गैप हो गया, और H2O जब गैप होता है तो इसी बात को अगर हम समझाए ठीक से तो समझिए कि ये अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे है, और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसे है, तो दोनों के बीच देखिए इसका OH गैप हो चुका है, इसको मैं हटाने का प्रयास करता हूं, देखिए OH और इसका H गैप हो चुका है, बचा क्या O, तो O जो बचा यही एक लिंक से ऐसे जुड़ जाता है और जुड़ जाते हैं फाइनली, और यही बनाता है समझिए ये चीजें ठीक है। अब बगल में क्या निकला है, तो बगल में निकला H2O। तो पूरा को जब जोड़ते हैं, आप पूरा को जोड़िएगा अगर ध्यान रखिए इस बात को, तो पूरा के जोड़ने पर यही बन जाता है C12H22 सुक्रोज। मतलब ये क्या हमारा ग्लूकोज है और ये क्या है हमारा फ्रुक्टोज है, और दोनों किस बॉन्ड से जुड़ा, O वाले बॉन्ड से। ये जो लिंकेज है, अच्छा बताइए ये जो लिंकेज है किसको जोड़ के रखा, अच्छा एक मतलब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, फॉर्मूला क्या है इसका, तो देखिए गौर कीजिए ठीक से, C12H22 निकल जाएगा कैसे, देखिए C6 तो C12 12 और 12 24 और 24 प्लस 2, एक मिनट अच्छा सॉरी 12 12 कितना 24, उधर देख लीजिए ठीक से, जो H2O निकला था तो इधर का H2 गैप है, तो इधर कितना है प्रॉपर 22 H2 प्लस 2 24 H2। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए, तो ऑक्सीजन देखिए 6 6 12, इधर देखिए तो प्रॉपर ऑक्सीजन एक ही है, तो पूरा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12। तो रिएक्शन बैलेंस, इस रिएक्शन बैलेंस को मैं ऊपर लिखूंगा अभी। मैं बताना चाहता हूँ देखिए एक क्या है, एक ग्लाइको है और एक क्या है ग्लाइको, और ग्लाइको का क्या क्या सिडिक, सिडिक माने होता है जोड़ देना, तो ये देखिए ये क्या है ग्लाइको, ये क्या है ग्लाइको,
ग्लाइको मैंने क्या कहा था, ग्लाइको जब भी बोलूंगा तो ग्लूकोज को सपोर्ट करेगा, मोनोसैकेराइड को सपोर्ट करेगा, तो ग्लाइको है। और सिडिक, सिडिक मतलब होता है जोड़ देना, तो ग्लाइको क्या किया, उसको जोड़ दिया, तो सिडिक। और लिंकेज मतलब कोई लिंक है, तो इस बॉन्ड को ही कहा गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या करती है, दो कार्बोहाइड्रेट को जोड़ देती है, दो कार्बोहाइड्रेट को जोड़ देती है। अब मैं समझाता हूँ, अभी देखिए ध्यान से समझिए। तो यहाँ क्या है, कार्बोहाइड्रेट दो, मतलब C6H12O6 प्लस C6H12O6, और फाइनली बना क्या है, तो बना याद रखिए C12H22O11 प्लस, इससे जो निकला है क्या, H2O। इसको बैलेंस कीजिए, देखिए तो C12 C12 तो 6 और 6 C12, H देखिए 22 और 22 2 24, H देखिए 12 और 12 24, तो इधर भी देखिए 24 और इधर भी देखिए 24। ऑक्सीजन देखिए 11 1 12, ऑक्सीजन देखिए 6 और 6 12। तो फाइनली मैं ये बताना चाहता हूँ कि दो मोनोसैकेराइड को अगर आप जोड़ते हैं, दो मोनोसैकेराइड को अगर आप जोड़ते हैं तो फाइनली क्या बनता है, डाइसैकेराइड बनता है। और इस प्रकार के बॉन्ड को जो जोड़ के रखते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो साइंस बैकग्राउंड को उन्हें समझ में आ रहा होगा, और जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उन्हें भी बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं जस्ट उसे मतलब जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए कुछ बातें बताता हूँ कि कैसे इसे याद रखें। अब देखिए मैं इतना डिटेल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से डीप डीप सवाल आ चुका है एग्जाम में, मैं भी सवाल को रिलेट करूंगा चीज़ों को। यहाँ ध्यान दीजिए, ए क्या है, ग्लाइको, ए क्या है, ग्लाइको। अच्छा इसने जोड़ा, तो जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, सिडिक, इसलिए कहा ग्लाइको सिडिक। और लिंकेज किसे कहते हैं, लिंकेज जुड़ाव को कहते हैं लिंकेज। अब एक बात मुझे समझना है कि आखिर जब एग्जाम में एक और सवाल पूछेगा तो पूछेगा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है। ऑप्शन में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं था, ऑप्शन में था ईथर बॉन्ड, ऑप्शन में था याद रखना है पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन में था कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन में था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब वहाँ समझना क्या अप्लाई करना है, तो ईथर किसे कहते हैं, 10th क्लास में पढ़ना था कि जब दो मतलब प्रॉपर रेडिकल, दो मूलक अगर ऑक्सीजन की सहायता से जुड़ जाए तो, और दो मूलक ऑक्सीजन की सहायता से जुड़ जाए उसे ही हम लोग ईथर कहते हैं। ईथर का फंक्शन ग्रुप अगर केमिस्ट्री थोड़ा भी जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो चीज़ को याद रख सकते हैं। यहाँ मैं बताता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक कोई रेडिकल है, कोई रेडिकल है, रेडिकल किसे कहते हैं, रेडिकल जिसका बॉन्ड पूरा नहीं होता, रेडिकल उसे कहते हैं जो फ्री स्टेट में हो ही नहीं सकता, उसे रेडिकल कहते हैं। कैसे जानेंगे बॉन्ड पूरा नहीं होता है, तो कार्बन का बॉन्ड हमेशा 4 से पूरा होता है, और देखिए इसका 3 ही पूरा हो रहा है, कार्बन का 3 ही पूरा हो रहा है, तो इसका बॉन्ड पूरा नहीं है। अगर ज्यादा समझ में नहीं आए तो फिलहाल याद रख लीजिए कि CH3 रेडिकल है, इतना अभी याद रख लीजिए, ठीक है। और ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे किससे, ऑक्सीजन से, तो देखिए कार्बन का बॉन्ड पूरा हो चुका है, 3 और 1 4, देखिए 3 और 1 4, तो कार्बन का बॉन्ड पूरा हो चुका है। लेकिन कार्बन के बॉन्ड को पूरा किसने किया, पूरा किया ऑक्सीजन ने, और यही ईथर है। ईथर, ईथर याद रखना है, मतलब जैसे ईथर है, अगर समझे इस चीज को, तो जैसे कार के रेडिएटर वगैरह को जो ठंडा किया जाता है, तो कार के रेडिएटर को ठंडा किया जाता है एथिल ग्लाइकोल से। जब कार का रेडिएटर गर्म हो जाता है तो इस वाले पूछा जाता है कि कार के रेडिएटर को ठंडा किस रसायन से करते हैं, तो एथिल ग्लाइकोल से। अगर एथिल ग्लाइकोल ना मिले तो ईथर से ठंडा किया जा सकता है। आजकल मिलावट की भरी दुनिया में पेट्रोल जब बेचा जाता है तो पेट्रोल काफी महंगा है, तो जो बेचने वाले जो मिलावटखोर हैं वो लोग क्या करते हैं, पेट्रोल में ईथर मिला के इसे बेच देते हैं, क्योंकि ईथर का जो क्वालिटी है वो लगभग पेट्रोल से मिलता है, हालांकि इंजन के लिए बहुत घातक है वो। तो याद रखना ईथर क्या है, ईथर का मूल तत्व, अगर पूछे कि ईथर का मूल तत्व क्या है, तो ईथर का मूल तत्व है ऑक्सीजन। ईथर में ऑक्सीजन होना चाहिए, चीजें ठीक है। अब देखिए मुझे बताइए, अगर आप देख रहे हैं तो जैसे एक ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, इसको मैंने जोड़ा, तो जोड़ा तो इसका OH, इसका H सस्पेंड है, यहाँ याद रखिए OH था और यहाँ क्या था, H था, ये दोनों सस्पेंड हो गया, बचा क्या O, और यही O है दोनों को कनेक्ट कर रही है, और O जिसमें पाए उसे क्या कहते हैं, ईथर। इसीलिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ही याद रखना कहा जाता है ईथर बॉन्ड। देखिए हालांकि सवाल यहाँ से 2 4 5 जो आ चुके हैं उसको डायरेक्ट भी याद रखा जा सकता है, लेकिन जो परीक्षा के जिस प्रकार से आयाम बदल रहे हैं, बीपीएससी में जो साइंस का डोज बढ़ रहा है और बाकी एग्जाम में यूपीपीएससी में देखिए तो उसमें लगभग 20 के ऊपर सवाल आते हैं साइंस से। तो अगर मान लीजिए कि सवाल को अगर टफ कर दिया जाए, जैसे सवाल पूछ दिया जाए कि इसे ईथर बॉन्ड क्यों कहते हैं, अगर सवाल पूछ दिया जाए कि मतलब प्रॉपर पूछ दिया जाए सवाल कि दोनों के बीच जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं या फिर टेट्रा होते हैं, तो ऐसा अगर पूछ दिया जाए तो उसको इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। और जो सवाल आ सकते हैं उस पर मैं जस्ट डिस्कस करूंगा इस टॉपिक को खत्म करने के बाद। तो ये हमारा कवर है। अब इसको बहुत आसान से कैसे समझेंगे, ये मैंने क्या बनाया, एक बेस बना दिया इस टॉपिक को, जितना डिटेल हो सकता है उतना मैंने कर दिया। अब इसको आसान से कैसे याद रखें तो मैं बताता हूँ, चीज़ों को समझिए। तो चलिए एक बार देख लेता हूँ कि मैंने क्या कहा कि कोई भी डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड पूरा कंप्लीट है, कोई भी मोनोसैकेराइड से मिलेगा तो मोनोसैकेराइड से मिलने के बाद एक विशेष प्रकार की लिंकेज से जुड़ेगी। अगर कार्बोहाइड्रेट है,
कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट जिस लिंक से जुड़ेगी उसको कहा जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हालांकि जिस लिंक से जुड़ती है उसमें ऑक्सीजन विद्यमान होता है, इसलिए इसे कहते हैं ईथर बॉन्ड। कंप्लीट है बातें। अब देखिए इसको शॉर्ट में, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उन्हें अगर इसमें समस्या होगी तो बहुत शॉर्ट तरीका से बताता हूँ, बहुत याद रख, आसानी से याद रखना है। जैसे मैं लिखा, मैं पीछे बता चुका हूँ। देखिए सुक्रोज, परीक्षा में कई बार सवाल आ चुका है कि सुक्रोज किस दो मोनोसैकेराइड से बने हुए, तो मैंने बताया था कि सुक्रोज को याद रखना है चीनी, और चीनी में याद रखना है, हम लोग ट्रिक बताते थे कि चीनी जैसा आवाज किसका, जीएफ का, तो याद रखना है जी और प्लस एफ। जी से याद रखना है ग्लूकोज, एफ से याद रखना है फ्रुक्टोज। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मल्टोज, तो मल्टोज किससे बना है, तो याद रखना ग्लू ग्लू, मैंने बताया था ग्लू ग्लू, ग्लू से ग्लूकोज और पीछे ग्लूकोज। उसके बाद लैक्टोज किससे बना होता है, ये सवाल सबसे ज्यादा रिपीट है, लैक्टोज किससे बना होता है, तो याद रखना है लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज से और प्लस गलैक्टोज से। हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए भी ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ, बस याद रखना है चीजों को। पीछे के क्लास में जाइए तो मैं पूरा डिटेल किया हूँ कि कैसे ऐसा होता है। अब देखिए, अब अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज और गलैक्टोज जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जुड़ा होगा, तो जो प्रोसेस मैंने बताया उसी प्रोसेस से जुड़ा होगा। तो बहुत आराम से याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए, डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो ग्लाइको। याद रखना, मैंने क्या तरीका बताया कि कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है ग्लाइको, तो ग्लाइको तो दोनों है। अच्छा, दोनों को जोड़ने वाले को कहते हैं सिडिक। और मैंने बताया कि दो मोलेकल हो, ये कोई तत्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है, मोलेकल है, कंपाउंड है। कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसमें दो तीन तत्व विद्यमान हो उसे कंपाउंड कहते हैं, समान शब्द में। तो कंपाउंड है, इसको जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये बात अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं तो आप याद कर लीजिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में ऑक्सीजन विद्यमान होता है, इसलिए इसे कहते हैं ईथर बॉन्ड। हालांकि पीछे मैं समझा चुका हूं कि ईथर बॉन्ड क्यों कहते हैं, चीजें ठीक है। इसके बीच में क्या होगा, सेम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड ईथर बॉन्ड। इसके बीच में क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड ईथर बॉन्ड। सवाल जितना भी लेवल का पूछ ले, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, आपको यकीन रखिए। आगे भी अब मैं पॉलीसैकेराइड थोड़ा देर में बताने वाला हूँ, पॉलीसैकेराइड अगले क्लास में लोग देखेंगे, तो पॉलीसैकेराइड हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे देख लीजिए ग्लूकोज, अगर याद रखना ग्लूकोज बहुत ज्यादा जुड़ जाए, तो याद रखना अनंत अगर ग्लूकोज जुड़ जाए, तो इसके बीच में बस आपको कैसे याद रखना है, देखिए मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है, अगर इसके बीच बॉन्ड पाए जाएंगे तो बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट है तो इसमें बॉन्ड होगा, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होगा। तो सिंपल वे में बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में ये बात याद करके आपको फायदा होगा, इस टॉपिक के सवाल उठाया जाएगा, तो मैं 4 सवाल बोलता हूँ, यही 4 सवाल में से आएगा, इस बात की गारंटी है, इससे बाहर नहीं आएगा। पहला सवाल, दो कार्बोहाइड्रेट के बीच जो बॉन्ड विद्यमान होते हैं उसे कहा जाता है। हालांकि पूछा जाएगा बॉन्ड विद्यमान होते उसे कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपको लिंकेज दिया जाएगा, तो गौर करना, ऑप्शन हो सकता है। फिर से बताता हूँ, दो कार्बोहाइड्रेट के बीच जो बॉन्ड पाया जाता है उसे कहा जाता है, पहला ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दूसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड, चौथा कोवैलेंट बॉन्ड। ऑप्शन ऐसे हो सकता है। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी है, टिक आउट कहाँ करना है, तो अगर लिंकेज ऑप्शन हो तो पहले लिंकेज पे टिक मारना है, अगर लिंकेज आपको ना मिले तो बॉन्ड पे टिक मारना है। पहली बात कंप्लीट। दूसरा बात हो सकता है पूछे कि दो कार्बोहाइड्रेट के बीच जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो हो सकते हैं ईथर बॉन्ड, इथाइन बॉन्ड, उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, कुछ भी हो, कहाँ मारना है टिक, ईथर बॉन्ड पे। कंप्लीट बात है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि सेलुलोज में जो बॉन्ड पाया जाता है, सवाल पूछा जा चुका है, सेलुलोज में जो बॉन्ड पाया जाता है, तभी सेलुलोज जस्ट बताऊंगा पॉलीसैकेराइड में। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जैसे आपके माइंड में आए, और अगर आप सेलुलोज नहीं भी बताऊं तो आप यूज कर सकते हैं। मैं बताऊं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके लास्ट में ओज पाया जाता है, देख लीजिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मल्टोज, मैनोज, लैक्टोज, गलैक्टोज, सबके अंत में लोज आ रहा है, सेलुलोज। बस स्टार्च को छोड़ दीजिए, काइटिन को छोड़ दीजिए, 2-3 आएंगे पॉलीसैकेराइड में, उसको छोड़ दीजिए, मैं अपवाद जो है बता दूंगा। तो सब जितने हैं कार्बोहाइड्रेट, सबके लास्ट में क्या है, ओज है। अगर आप नहीं भी पढ़े तो ऐसे ये सोच सकते हैं कि अच्छा ओज है तो ओज मतलब कार्बोहाइड्रेट होगा, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही पाया जाता है, तो आप वहां से टिक आउट कर दीजिए। एक बात और मार्कुल बात है कि अगर आपसे पूछे, ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि किसी में कितने कार्बोहाइड्रेट की, कितने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की संख्या हो सकती है, जैसे प्रॉपर पूछ दे कि किसी कंपाउंड में, मान लीजिए जैसे प्रॉपर मैं वर्ड यूज करता हूं, अगर आपसे पूछे कि कोई ट्राइसैकेराइड, देखिए ठीक से, मैं इसको ठीक से यूज करता हूं क्योंकि यहां से सवाल भी आ चुका है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डाइसैकेराइड में, डाइसैकेराइड में, उसके बाद पूछ दिया जाए ट्राइसैकेराइड में
उसके बाद पूछ दिया जाए टेट्रासैकेराइड में, उसके बाद पूछ दिया जाए पेंटासैकेराइड में, उसके बाद पूछ दिया जाए हेक्सासैकेराइड में, उसके बाद पूछ दिया जाए हेप्टासैकेराइड में। काफ़ी है। अब हम लोग एक तरीका सीखेंगे और सारा सवाल बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप 10th क्लास पर हैं तो 10th क्लास में एक लेसन था कंस्ट्रक्शन, रचना। उसमें सबसे पहला सवाल हम लोग डील करते थे, जो बनाते थे एनसीईआरटी का, मतलब 13.1 में सवाल था ये, हम लोग जब अध्ययन करते थे तो उसमें एक सवाल आता था कि अगर कोई रेखा है उसे 4 भाग में बांटनी है तो मैं कितना बार कैंची चलाना होगा, कितना बार उस रेखा को काटना होगा। तो बड़ा आसान से हम लोग नॉर्मली सुनते थे अच्छा 4 बार, जवाब दे देते थे 4 बार। लेकिन सच सुनिए, 4 बार नहीं, यहाँ बताया जाता तरीका कि अगर किसी रेखा को जितनी बार काटना है, मतलब n बार अगर काटना है तो उसे एक कम बार कैंची चलाना होगा। अगर कोई रेखा है, समझिए इस बात को, जैसे रेखा है 4 बार मुझे काटना, 4 भाग में बांटनी है, तो 4 भाग में बांटनी तो एक कम कैंची चलाइए, 4 भाग में बट जाएगी। देखिए 1 2 3, जितने भाग में बांटनी थी उसे एक कम कैंची चलाते। देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। उसी टाइप से याद रखना, यहाँ जितने कंपाउंड बोला जाएगा, अगर उसने कहा डाई, डाई मतलब होता है 2, तो उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कितने होंगे, 1। आसान तरीका से ट्राई पूछे, ट्राईसैकेराइड में कितने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होंगे, तो याद रखना है 2, ट्राई है तो 2, एक कम कर दीजिए। टेट्रा मतलब 4 तो एक कम कर दीजिए 3, पेंटा मतलब 5 तो एक कम कर दीजिए 4, हेक्सा मतलब 6 तो एक कम कर दीजिए 5, हेप्टा मतलब 7 तो एक कम कर दीजिए 6। क्योंकि खुद सोचिए आप, अगर मान लीजिए ग्लूकोज है और फ्रैक्टोज है तो ग्लाइकोसिडिक 2 कार्बोहाइड्रेट है, डाइसैकेराइड, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो एक ही होंगे। तो ये सवाल भी पूछे जा चुके हैं कई बार, सीडीएस में ऐसा सवाल आ चुका है, तो इस बात को याद रखना है। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जितना भी डीप सवाल हो सकता है प्रॉपर, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, पूरा कवर, जो टॉपिक है पूरा कवर हो चुका है हमारा, और इसी को अप्लाई करके अब हम अगला पार्ट हम देखेंगे। और हाँ, मैं वर्ड यूज करता रहूंगा, जो पॉलीसैकेराइड पढ़ाऊंगा तो उसमें वर्ड बार बार यूज करूंगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर बता रहा हूँ, जो बॉन्ड था, बॉन्ड से सवाल नहीं आएगा, इसलिए बॉन्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपको शौक है सीखने का तो सीख सकते हैं, लेकिन कभी भी एग्जाम में बॉन्ड से सवाल नहीं आएगा कि हाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर या फिर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। मैं इसलिए बताया कि आपको फील हो पाए कि अच्छा ऐसे जुड़ता है, इसे ईथर बॉन्ड क्यों कहते हैं, मैंने इसलिए बताया। चीजें ठीक है, तो इसको रिवाइज कीजिए, कवर कीजिए, और सवाल जो पूछे जा चुके उसका मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और इससे जो अप्लाई पार्ट होगा उसको हम पॉलीसैकेराइड में देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।